अब हम चैप्टर नंबर 7 को समझते हैं कि जीव जनन कैसे करता है। तो सबसे पहले जनन की परिभाषा आ सकती है। तो सीधे सीधे शब्दों में आप कैसे लिखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी जीवधारी द्वारा, ठीक है, अपनी संतान का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। सीधे शब्दों में क्या लिखेंगे आप, जनन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि किसी जीवधारी द्वारा या किसी सजीव द्वारा। आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी सजीव द्वारा, क्या लिख सकते हैं, किसी सजीव द्वारा अपने संतति उत्पन्न करना या संतान का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है। अब जो क्या होता है कि जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। और अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। और ये डीएनए से ही ये जो जनक से संतति पीढ़ी में, कहने का क्या सार है कि जैसे कि आप अपने माता पिता से समानताएं रखते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता के जो हाइट अच्छी है तो आपकी भी हाइट अच्छी होगी। ठीक है, या उनकी आंखों का रंग है, या उनके कई जो चेहरे का जो उनकी फेस कटिंग है, वैसा कई बार आपकी फेस कटिंग मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने माता पिता से डीएनए मिला है। क्या मिला है? डीएनए मिला है। ठीक है, और उसी डीएनए के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि जनन की मूल घटना क्या होती है? डीएनए की ही प्रतिकृति बनना होती है। ठीक है, तो जनन के दौरान क्या होता है? जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है। ठीक है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है और साथ साथ में कुछ नए परिवर्तन आते हैं। तो इसलिए आप अपने माता पिता से समानता भी रखते हैं और नए परिवर्तन के कारण आपके कुछ नए गुण भी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। विखंडन क्या होता है? देखो, कुछ जीव है ना अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। विखंडन कैसे? जैसे कि आप देखिए, ठीक है, एक जीव होता है लेशमानिया। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए कि ठीक है, लेशमानिया नाम का जीव है। जैसे ये ले लीजिए, या ये अमीबा ले लो आप। ठीक है, अमीबा ऐसा जीव है। ठीक है, आप इसको काट दो, ऐसे कट हुआ तो ये दो नए अमीबा बन जाएंगे। दो क्या बन जाएंगे? नए अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, दो नए अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, इनको काट दो तो ये दो बन जाएंगे नए अमीबा, ये दो नए अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा जितनी कोशिकाएं जितने में टूटी, ठीक है, वो नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उतने नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कोशिका के जो जीव होते हैं ना, है ना, एक कोशिका के जीव होते हैं ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में जो बैक्टीरिया वायरस है, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कोशिका जितने भागों में काटी गई टूटी गई, उतने नए क्या बन गए? जो नए बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, आप समझे? तो इसे कहते हैं विखंडन। ठीक है, तो विखंडन क्या होता है? एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे अमीबा। ठीक है, अमीबा जैसे जीवों में जो कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो जाता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी तल के अंदर हो जाता है। ऐसे काटो तो दो नए अमीबा बन जाएंगे, ऐसे काटो तो दो नए अमीबा बन जाएंगे, ऐसे कैसे भी काटो दो नए अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं विखंडन। अच्छा, बहुखंडन क्या होता है? मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, प्लेज्मोडियम, क्या बोलते हैं उसको? प्लेज्मोडियम। ठीक है, ये प्लेज्मोडियम क्या होता है? जो ये प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये अनेक हिस्सों में टूट जाएगा। मान लीजिए 5 प्लाज्मोडियम टूट गए, तो ये 5 नए क्या बन जाएंगे? नए प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं बहुखंडन। ठीक है, विखंडन में तो क्या होता है? एक कोशिका विखंडित होकर दो में टूट जाती है, ऐसे इसको द्विखंडन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, विखंडन में और भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन बहुखंडन में तो बहुत सारा होता है। एक कोशिका 5 6 कोशिकाओं में टूट जाती है। तो विखंडन का उदाहरण तो अमीबा है, बहुखंडन का उदाहरण प्लेज्मोडियम है। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। उसके बाद में द्विखंडन, मतलब एक कोशिका 2 कोशिका में टूटती है, ऐसा अमीबा में होता ही है। ठीक है, और एक पैरामीशियम है, इसमें भी होता है। उसके बाद में देखिए पुनरुद्ध भवन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है? एक जीव होता है। ठीक है, हाइड्रा ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ऐसा होता है। देखो, अनानास देखा आपने? अनानास के जैसा होता है, ऐसा होता है हाइड्रा। अब ये जनन कैसे करता है? इसके यहाँ ऐसे कलिका उगती है, बड ऐसे। ठीक है, छोटा हाइड्रा। फिर धीरे धीरे ये छोटा हाइड्रा क्या होता है? बड़ा होता है मतलब इतना बड़ा हो गया ये अनानास के जैसे। अब ये क्या होगा? इसके शरीर से अलग हो जाएगा, और ये नया हाइड्रा बन गया। ये क्या हो जाएगा? नया हाइड्रा बन गया। ये देखिए, ये पापा हाइड्रा, और ये पिंक वाला क्या हो गया? बच्चा हाइड्रा। ये नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसे कहते हैं मुकुदन, बड बन रहा है, कली निकल रही है ऐसे।
और फिर ये कली अलग करो, ये नया आइटा बन जाता है। तो इस प्रकार भी जनन होता है, हाँ इस प्रकार भी होता है। तो मुकुलन, तो इस प्रकार के जनन में वयस्क के शरीर पर एक कलिका उत्पन्न होती है, उसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल ही क्या करता है, जनन निकाय का कार्य करता है। और जैसे ये कलिका या मुकुल पूर्ण वृद्धि करता है तो अपने पैतृक शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। हाइड्रा, कायिक जनन, ये तो आपने पेड़ पौधों में, खेतों में खूब देखा होगा। कई बार किसी पौधे की जो पत्ती है, तना है, जड़ है, उससे नया पौधा बन जाता है। आप ले लीजिए एक अमरूद या आम का पेड़ ले लीजिए, उसकी एक डाल को काटें और उस डाल को उगा दें, ठीक है, तो थोड़े दिनों में ये आम का पेड़ बन जाएगा। ऐसा करते हैं, ठीक है। एक ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ठीक है, तो इस पत्ती के किनारे यहाँ पर ऐसे 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 ये पत्ती नीचे गिर जाती है ना, तो नए पेड़ उगा देती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है। तो वह जनन जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग जैसे पत्ती, स्तंभ या जड़ से नया पौधा बन जाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं क्या होती है, विकसित होकर मिट्टी में गिर जाती है और ये नए पौधों में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सब ये जो कायिक जनन है ये क्यों जरूरी है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनता, ठीक है। तो उनमें क्या करना पड़ता है कि फिर इन्हीं जो तना है ना, इसकी कलम काट के लगानी पड़ती है ना, कलम का रोपण करना पड़ता है। जैसे जैसे प्राकृतिक रूप से बीज नहीं बनने वाले पादपों जैसे केला है, संतरा है, अंगूर है, ठीक है। अंगूर की बीज रहित किस्में, कुछ अंगूर में बीज होता भी है, ठीक है। गुलाब आदि पौधों की किस्मों को बनाए रखने के लिए कायिक जनन ही एकमात्र विधि है। आपने गुलाब में तो देखा ही होगा, गुलाब की ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम रोपण करते हैं, है ना, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसमें एक पौधे के उत्तक लेते हैं, उत्तक कहते हैं टिश्यू लेते हैं, और उसको लैब में लेकर जाते हैं और लैब में उस टिश्यू या उत्तक को क्या करता है, वृद्धि करवाते हैं और फिर उससे क्या बन जाता है, एक बड़ा पौधा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है बीजाणु समासंग, ठीक है। इसमें देखो राइजोपस या कवक जैसे क्या होता है कि कवक जैसे जीव होता है ना, उनके जो बीजाणु बनता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गोल बीजाणु बनता है, इसके अंदर खूब सारे बीज होते हैं और फिर अचानक से जब आंधी या बारिश आती है तो ये फूट जाते हैं और इसके बीज चारों तरफ फैल जाता है और फिर जहाँ जहाँ ये गिरता है नया राइजोपस बना देता है इस तरीके से, फिर में बीज भर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, धतूरे की तरह होता है लगभग, इसे कहते हैं बीजाणु समागर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, लैंगिक जनन। तो ये सब तो अलैंगिक जनन थे, अभी जितने भी हमने पढ़े। लैंगिक जनन वह जनन है जो मनुष्य में होता है, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का क्या होता है, संलयन होता है। अच्छा शुक्राणु, अच्छा नर से जो क्या मिलता है, शुक्राणु मिलता है, ठीक है, और मादा से क्या मिलता है, अंडाणु मिलता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु के क्या होता है, परस्पर निषेचन होता है, मध्य क्या होता है, निषेचन, और इस निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज जाइगोट, और ये जाइगोट ही आगे है जो शिशु का निर्माण करता है, मानव शिशु का निर्माण करता है। समझे आप क्या बोला मैंने, नर से शुक्राणु मिलता है, मादा से अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु के मध्य होता है निषेचन, निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से फिर शिशु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसे इस प्रक्रिया को कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, अच्छा लैंगिक जनन के लक्षण ये होते हैं, वही बात है जो आपने लिखा है कि संतान का उत्पन्न शुक्राणु तथा अंडाणु के विलयन से होता है, ठीक है, निषेचन से होता है, ठीक है, और उसके बाद में शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज बनता है और युग्मनज से ही क्या बनता है, शिशु बनता है, परिपक्व जीव बनता है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए की प्रतिकृति होती है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा, है ना, दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये 4-5 बातें लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब पुष्प की बात करते हैं, पुष्प के विभिन्न कार्य। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से अपन समझेंगे कि पुष्प के विभिन्न कार्य क्या होते हैं। यहाँ देखो ये वाले, ठीक है, तो इसमें आके जब ये क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में एक लिंगी पुष्प, ठीक है, जब किसी पुष्प में सिर्फ पुंकेश्वर या स्त्री केसर दोनों में से एक ही होना, ठीक है, या तो पुंकेश्वर है या सिर्फ स्त्री केसर है, ठीक है, तब तो उसको बोलते हैं एक लिंगी। और उभयलिंगी यानी इसमें दोनों प्रेजेंट है, एक तो ऐसा फूल होगा जिसमें खाली स्त्री केसर होगा या खाली पुंकेसर होगा, तो उसको तो बोलेंगे एक लिंगी। लेकिन एक ऐसा पुष्प होगा जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप गुलाब के फूल को देखेंगे ना, इसके अंदर इस तरह से होता है, तो दोनों होते हैं गुलाब के फूल के अंदर, बीच के अंदर इस तरह से स्त्री केसर होता है और ये गोल गोल इस तरह से पुंकेसर होते हैं, फूल के बीचों बीच एकदम। तो उस पौधे को बोलते हैं उभयलिंगी पौधा, ठीक है, ठीक है। अब जब ये जो मादा जननांग और नर जननांग है, ये इसमें देखेंगे अपन एक पुष्प के अंदर कि मादा जननांग कौन से होते हैं, नर जननांग कौन से होते हैं। ये देखो ये होता है एक स्त्री केसर, और ये जो पूरा है ये स्त्री केसर है,
ठीक है, गुलाब के फूल में ऐसा आराम से देख सकते हैं आप। और इसके साइड साइड में जो इस तरह से तंतु लगे रहते हैं ना, ये होते हैं पुंकेसर। ठीक है, ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर के जो ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, इस परागकोश के अंदर क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, ये देखो, ये परागकोश, ये तंतु, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये परागकोश और ये तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये होता है वर्तिकाग्र, और ये होती है लंबी पाइपलाइन को बोलते हैं वर्तिका, और ये होता है अंडाशय, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्त्री केसर। तो पुंकेसर के तो दो अंग हो गए, पुंकेसर क्या होता है, ये देखो, ये होता है पुंकेसर, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो ऊपर वाला तो होता है परागकोश, ठीक है, और नीचे वाला ये क्या होता है, तंतु। ठीक है, तो परागकोश और तंतु दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। और स्त्री केसर में देखो इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, तो ऊपर वालों को तो बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका, उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, और इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, और सामूहिक रूप से इसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ठीक है, उसके अलावा जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये पंखुड़ियाँ, और फिर नीचे जो हरे हरे कलर के लगे रहते हैं ना गुलाब के फूल के अंदर, नीचे हरे हरे कलर के पत्ते, ठीक है, उसे बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पुष्प के बारे में। तो ठीक है, उसके बाद में जब अपन बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, परागण। परागण क्या एक प्रक्रिया होती है जिसमें पता है क्या होता है कि परागण क्या होता है, देखो इस डायग्राम में देखो, परागण एक प्रक्रिया होती है जिसमें ये पराग कोश होता है ना, यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, परागण होता है। ठीक है, ये निकलकर इस वर्तिकाग्र तक जाता है, और इस वर्तिकाग्र से होते हुए होते हुए होते हुए अंडाशय में जाते हैं, और यहाँ अंडा प्रेजेंट होता है, उसको निषेचित करते हैं, इसे बोलते हैं परागण। तो यानी पुंकेश्वर से परागणों का, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, स्त्री केसर के अंदर जाना, ये क्या है, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ चला गया। तो ये देखो, परागण वह प्रक्रिया जिसमें पराग कोश से निकलने परागण किसी फूल के वर्तिकाग्र पर, है ना, पहुंचते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, बस आपको इतना ही याद करना है। उसके बाद में याद रखना, निषेचन के बाद में पुष्प में क्या होता है, तो निषेचन के बाद में या तो पुष्प क्या हो जाता है, पुष्प क्या हो जाता है, फूल क्या हो जाता है, फल में बदलने लग जाता है ना। तो क्या होता है निषेचन के बाद में है, जो बीजांड में, तो ये देखो डायग्राम, इसको अच्छे से देखना, ये अंडाशय है ना, ये तो बन जाएगा फल। ठीक है, निषेचन होने के बाद ये तो बन जाएगा फल, और ये बाहर जो पंखुड़ियाँ वखुड़ियाँ है ना, ये सब झड़ जाएंगे। ठीक है, और ये फल भित्ति, फल के ऊपर का जो कवर होता है ना, वो बन जाएगा, फल के ऊपर का कवर मतलब छिलका, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, कहाँ थे अपन, हाँ, तो निषेचन के बाद में जो बीजांड तो भ्रूण बदल जाता है। ठीक है, बीजांड, और उसके अंदर का जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है, और बीज के ऊपर जो ये अंडाशय था, अंडाशय पूरा फल बन जाएगा, अंडाशय फल बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो अंदर जो बीजांड था ना, ये देखो, ये यहाँ पर बीजांड था, ये तो बीज बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। ये अंडाशय था ना, ये अंडाशय क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, और अंडाशय के बाहर जो कवर था ना, वो फल भित्ति बन जाएगी। ठीक है, और उसके नीचे जो पंखुड़ियाँ थी ना, वो सब क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी या नष्ट हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। ठीक है, यौवना आरंभ किसे कहते हैं, लगभग 13-14 साल की उम्र। ठीक है, मानव में नर और मादा दोनों में जब अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होने का विकास होने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, यौवना आरंभ कहते हैं। नर की अपेक्षा मादा में यौवनारंभ पहले प्रारंभ होता है। ठीक है, यौवना आरंभ में, ठीक है, शरीर में अनेक, जो टीन एज जिसको कह सकते हैं, टीन एज, ठीक है, टीन एज में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास होता है, लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना, ठीक है, लैंगिक परिपक्वता आदि के चिन्ह हैं। ठीक है, अब नर जनन तंत्र के अंदर क्या होता है, देखो नर जनन तंत्र के अंदर कई प्रकार की ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी, आपको 5-6 याद कर लेनी है, वृषण, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शिश्न, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। और मादा जनन तंत्र के अंदर है जो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है कि जब मनुष्य के अंदर है जो निषेचन प्रक्रिया होती है, और निषेचन के बाद में जब भ्रूण बनता है, ठीक है, तो भ्रूण जिस गर्भाशय के अंदर, जिस है जो थैली के अंदर रहता है, ठीक है, 9 महीने तक, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। एक तस्तरी नुमा संरचना होती है
जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी रहती है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा ही भ्रूण को पोषण, श्वसन, अन्य कार्य की आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है, ठीक है। रोजोधर्म या ऋतुस्राव क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया, ठीक है, अंडवाहिनी में होती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्तवाहिनियों के साथ टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। इसे ही रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। आप इसको 2 से 5 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक 28 दिन या 30 दिन यानी 1 महीने के अंतराल पर रजोधर्म होता है। इसे ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग, लैंगिक संपर्क से होने वाले रोगों को एसटीडी या यौन संचारित रोग कहते हैं। ये गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, एड्स, इसमें आपको एड्स याद करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो यौन संचारित रोगों से बचने के क्या उपाय है, ये आप ध्यान रख लेना। गर्भ निरोधी युक्तियाँ, ये भी आप ध्यान रख लेना, जिसके अंदर कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियाँ, कॉपर टी, इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में है जो वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, 2 टर्म याद कर लेना। वेसोक्टोमी में क्या करते हैं कि नर में शुक्रवाहिनी को धागे से बांध देते हैं और काट दिया जाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में मादा की अंडवाहिनियों को धागे से बांध दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, इसमें जनन को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या या जनन को नियंत्रित करने के लिए ये दोनों कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आजकल है जो भ्रूण का लिंग निर्धारण जो किया जाता है ना, कि गर्भाशय में पता लगाना कि जो आने वाला बच्चा नर है या मादा है ना, तो ये क्या है, अपराध है। ये क्या है, अपराध है, वैधानिक प्रतिबंध है इस पर। ऐसा करने वालों को है जो 3 साल की जेल हो सकती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल आ सकता है आपको लिखना। आप ऐसे लिखना कि डीएनए की प्रतिकृति ही प्रजनन की मूल घटना है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। उसके बाद में ये लिख दोगे कि डीएनए प्रतिकृति द्वारा ही आनुवंशिक गुण जनक से या माता पिता से बच्चों में या संतति में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। ये बात लिख देना, ठीक है। बस ये 2 स्टेटमेंट लिख दोगे ना। उसके बाद में ये लाइन लिख देना कि डीएनए प्रतिकृति ही है जो जैव विकास का आधार है और यही स्पीसीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद में ये जीव समष्टि वेष्टि नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, द्विविखंडन और बहुखंडन में क्या है। द्विविखंडन में मैंने क्या बताया कि जैसे अमीबा या पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम नाम का एक जीवाणु होता है। ये क्या करता है, जनन कैसे करता है, ऐसे एक पैरामीशियम विभाजन हुआ और 2 छोटे छोटे पैरामीशियम में बदल जाता है, तो इसे बोलते हैं द्विविखंडन, ठीक है। बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। कैसे, जैसे ये एक प्लाज्मोडियम, ये कई भागों में टूटेगा और छोटे छोटे 5-6 प्लाज्मोडियम में क्या बन जाएगा, हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, छोटे छोटे 5-6 प्लाज्मोडियम पैदा हो जाएंगे। तो द्विविखंडन का उदाहरण आप क्या लिखोगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब लिख दोगे। अमीबा यहाँ लिखा हुआ है, पैरामीशियम आप ऐसा लिख देना, पैरामीशियम, ठीक है। और बहुविखंडन का उदाहरण आप क्या लिखोगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब आप द्विविखंडन में क्या लिखोगे कि इसमें केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है ना, या एक कोशिका 2 पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें एक जो कोशिका होती है वो अनेक संतति कोशिकाओं में, अनेक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, बस, ठीक है। बस ये 2 बात लिखनी है, एक तो उदाहरण लिखना है और एक परिभाषा लिखनी है, कर लोगे। उसके बाद में है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो वास्तव में बीजाणु मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एक पेड़ है कि इसके अंदर ये कोई फूल लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु हैं, ठीक है। अचानक से तेज धूप ये समय आएगा तभी क्या हो जाएगा, फट जाएगा और इसके बीजाणु क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। फिर ये बीजाणु जमीन के अंदर फिर एक नया पेड़ और इस तरह से बनाएंगे, हर एक बीजाणु नया पेड़ बना देगा इस तरीके से। तो ये सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ये जो बीजाणु जनन है ना, ये प्राय पौधों में होता है, ठीक है। इनके ऊपर एक मोटी रक्षा आवरण भी होता है, ये मैंने बताया था ना, ये रक्षा आवरण, इसके अंदर ये बीजाणु फंसे हुए रहते हैं। ये रक्षा आवरण इनको प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा करता है, ठीक है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही है जो वायु द्वारा ये फट जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है, तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, इनमें है जो नए बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव है जो बन जाते हैं। उसका उदाहरण लिख देना, बीजाणु जनन किस में होता है, राइजोपस म्यूकर। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप सीधा लिख देना कि कवक के अंदर बीजाणु जनन होता है, ठीक है। ये भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्ध भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, जटिल संरचना वाला जीव मनुष्य ले लो, ठीक है, मनुष्य ले लो, ठीक है। अब पुनरुद्ध भवन मैंने आपको दिखाया था ना कि जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रा पैदा हुआ, ठीक है, और ये हाइड्रा से हटा हुआ अलग हो गया, तो ये सब, या फिर पुनरुद्ध भवन मतलब कि ऐसा है, प्लेनेरिया है, कोई यूँ काटा 2 प्लेनेरिया बन गया। अब सोचो, आप मनुष्य हैं, आपको मैं 2 हिस्सों में काटूं आप 2 बन जाए, आपको 4 हिस्सों में काटूं आप 4 बन जाए, ऐसा संभव नहीं है।
साधारण जो जीव होते हैं ना, जो एक कोशी के जीव है, वहाँ तो आप ठीक है, एक काटा दो इसे बन गए, ठीक है, अमीबा की तरह एक अमीबा को काटा दो अमीबा बन गए, चलता है। लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसा होगा कि एक को काटो दो मनुष्य बन जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो संरचना होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। हमारे अंदर अनेक अंग होते हैं, ठीक है ना, अंग तंत्र होते हैं, जीव का उत्तक होते हैं, अलग अलग विशिष्ट प्रकार के उत्तक होते हैं, तो ये आसान नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे कुछ जो गुलाब के पौधे होते हैं ना, तो उसमें आप हैं जो कलम का ही रोपण क्यों करते हो? क्योंकि हो सकता है उनका बीज नहीं बनता प्राकृतिक रूप से, जैसे, तो कायिक प्रवर्धन का उपयोग कई कारणों से किया जा सकता है। तो पहला कि मान लेते हैं कि उन पौधों का प्राकृतिक रूप से बीज आसानी से नहीं बनता है, या उनका बीज में उतनी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जैसे केला, संतरा, बीज रहित अंगूर है, जो गुलाब की कुछ किस्में होती हैं। ठीक है, तो उनकी व्यावसायिक स्तर पर उपलब्धता के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कायिक जनन ही करवाना पड़ता है। दूसरा है कि कई बार ऐसा होता है कि बीज से आप पेड़ उगाओगे, जैसे अब आपको गुलाब की खेती करनी है, ठीक है, तो आप एक एक बीज बोओगे और फिर वो पेड़ उगेगा, तो शायद बहुत समय लग जाएगा। लेकिन यही आप कलम रोप दोगे सबकी, तो बहुत जल्दी गुलाब की खेती हो जाएगी। तो कहते हैं कि बीज द्वारा उत्पन्न पादपों से फल और पुष्प प्राप्त होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है कि सभी बीज अंकुरित होंगे और पादप बनेंगे, जबकि इसमें जो आप कलम लगाई है ना, वो कलम उगेगी ही उगेगी। ठीक है, तो कम समय में ही आप क्या करते हो, वापस से फूल और फल प्राप्त कर सकते हो। तो इस कारण है हम उसका कायिक प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन आप ये याद कर लेना, ठीक है, कि कायिक जनन से जो भी पुष्प मिलते हैं ना, वो अपने माता पिता यानी एग्जैक्ट समान होता है, एग्जैक्ट समान होता है। तो जैसा मूल रूप से पौधा था ना, ठीक है, वैसा ही है जो कलम लगाने पे पौधा बनता है। उसके अलावा कायिक जनन से उत्पन्न पादपों की उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है, और एक सस्ती विधि भी है, तो भी काफ़ी उपयोगी है। अब आता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों के डीएनए में ही है जो आनुवंशिक गुण होते हैं, और ये आनुवंशिक गुण ही आगे जनक से संतति पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि डीएनए है जो आनुवंशिक गुणों का संचरण करते हैं, और ये आनुवंशिक गुण ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। वंशागति का क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। ये बात लिख दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि परागण, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, निषेचन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।